हेलो एंड वेलकम टू सागर डोमेन चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट एक मैथमेटिकल टूल है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन और फिर इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं डिटर्मिनेंट के डिफिनेशन को। लेट ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, a determinant of order 1 is denoted by डबल बार ए एंड इट्स वैल्यू इज ए। कहने का मतलब है कि ए कोई भी सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी होगी। तो कोई भी नंबर जो कि एक सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक ऑर्डर के डिटरमिनेंट को डिनोट करने के लिए हम लोग दो बार के बीच में ए को रखते हैं और इसका वैल्यू भी ए होता है। इसी प्रकार डिटरमिनेंट ऑर्डर 2 को हम लोग दो बार के बीच में ए बी सी डी करके लिखते हैं और इसका वैल्यू होता है ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 को डिनोट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 में हमारे पास 9 एलिमेंट होता है और जिसे इस प्रकार डिनोट किया जाता है A11, A12, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और A13 से। और इसका वैल्यू जब हम निकालते हैं तो हम लोग किसी ए रो को सॉल्व कर कर निकालते हैं। जैसे कि हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम इस रो से निकालेंगे और उसके बाद फिर मैं इस रो से इसका वैल्यू निकालूंगा और फिर इस रो से। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रो से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A11 को लिखेंगे और इसके बाद इस रो में जितने भी एलिमेंट है उसे हम लोग डिलीट कर देंगे और इस कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उसे डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास जो एलिमेंट बचता है वो है A22, A32, A23, A33। फिर इसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट हुआ वो है A12, मगर यहाँ पर साइन हमारा निगेटिव होगा। और फिर A12 के लिए हम लोग इस रो में जितने भी एलिमेंट है उसे डिलीट कर देंगे और इस कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उसे डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास जो एलिमेंट बचा वो है A21, A31, A23, A33। इसके बाद जो हमारे पास साइन होगा वो है प्लस का और फिर हम लोग एलिमेंट लेंगे A13। फिर इसके बाद हम लोग इस कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उसे डिलीट कर देंगे और फिर इस रो में जितने भी एलिमेंट है उसे डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास जो एलिमेंट बच गया है वो है A21, A31, A22, A32। तो ये हमारा फर्स्ट रो के अनुसार डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलेगा। अब इसी प्रकार हम लोग सेकंड रो के अनुसार डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैं सेकंड रो के अनुसार भी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। सेकंड रो के अनुसार हमारा पहले नेगेटिव साइन होगा, फिर A21 और फिर इस रो के अनुसार जितने भी एलिमेंट हैं उसे डिलीट करना होगा। A22 और A23 डिलीट होगा, फिर इस कॉलम में जितने भी एलिमेंट है वो डिलीट होगा। तो हमारे पास जो एलिमेंट बच गया है वो है A12, A13, A32, A33। फिर हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है A22। इस रो में भी जितने भी एलिमेंट है हम उसे डिलीट कर देंगे और फिर इस कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उसे डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास बचा A11,
A13, A31 और A33। फिर हम लोग A23 के अनुसार इसे निकालेंगे। तो पहले इस रो में जितने भी एलिमेंट हम लोग उसे डिलीट कर लेंगे, फिर इस कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उसे डिलीट कर लेंगे। अब हमारे पास जो बचा है वो है A11, A12, A31, A32। इस तरह से हम लोग सेकंड रो के अनुसार इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम लोग थर्ड रो के अनुसार भी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है साइन का। जब फर्स्ट रो के अनुसार हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो साइन इसका एक पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। जब सेकंड रो के अनुसार निकालेंगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। और अगर थर्ड रो के अनुसार निकालेंगे तो पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इस साइन को हमेशा याद रखिएगा। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब हम लोग देख लेते हैं डिटरमिनेंट के माइनर के डेफिनेशन को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिटरमिनेंट को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। यहाँ पर डेल्टा डिटरमिनेंट को डिनोट कर रहा है। कहीं भी आप डेल्टा को देखेंगे तो डिटरमिनेंट ही समझेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि माइनर किसे कहते हैं। If delta is a determinant, then the minor Mij of the element Aij is a determinant obtained by deleting the ith row and jth column of determinant। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग किसी एलिमेंट Aij का माइनर निकालना है तो हम लोग उस रो और jth कॉलम को डिलीट करके जो भी हमारे पास डिटरमिनेंट आएगा उसे हम लोग माइनर कहते हैं। जैसे कि हम लोग को अगर A11 का माइनर निकालना है तो इस रो में जितने भी एलिमेंट है उसे डिलीट कर देंगे और फिर जो हमारे पास जो डिटरमिनेंट बचेगा वो इस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। जैसे कि A11 के लिए A22, A23, A32, A33 माइनर कहलाएगा। इसी प्रकार A21 एलिमेंट के लिए अगर हमें माइनर निकालना है तो पहले इस रो के एलिमेंट को हमें डिलीट करना होगा और इस कॉलम के एलिमेंट को हम लोग को डिलीट करना होगा। तो A21 के लिए हमारे पास जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वो होगा A12, A13, A32 और A33। और फिर इसी तरह से हम लोग A32 का भी निकाल सकते हैं या फिर A33 का भी माइनर निकाल सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कोफैक्टर को। Cofactor Cij of the element Aij in the determinant is defined by -1 power I plus j Mij। किसी भी टर्म का कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग पहले -1 और उसके ith और jth कॉलम को जोड़ देते हैं और फिर उस एलिमेंट का हम लोग माइनर डिटरमिनेंट निकालते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को A11 का कोफैक्टर निकालना है तो हम लोग -1 पे पावर I इसका 1 है और j भी इसका 1 है तो 1 + 1 करेंगे और फिर इसका माइनर निकालेंगे। इसका माइनर निकालने के लिए हम लोग इस रो में जितने भी एलिमेंट है उसे डिलीट करेंगे और इस कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उसे डिलीट करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो होगा A22, A32, A23, A33। और इससे हम लोग ये भी लिख सकते हैं -1 1 + 1 2, A32, A22, A32, A23, A33। फिर -1 + 1 into A22, A32, A23, A33। तो ये होगा A11 का कोफैक्टर। इसी प्रकार अगर हमें A12 का निकालना है तो वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें A13, A11, A22 और A32 को डिलीट करना होगा और -1 पे पावर
इसका रो 1 है, कॉलम 2 है, i प्लस जे और 1 प्लस 2। फिर हमारे पास जो एलिमेंट बचा है वो है A21, A31, A23, A33 -1 पे पावर 3, A21, A31, A23, A33। ये भी लिख सकते हैं माइनस A21, A31, A23, A33। इसी तरह से हम सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम लोग रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है ए बी सी डी, अगर इसे हम रो और कॉलम वाइज चेंज कर दें जैसे कि ए बी सी डी, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब हमारे पास जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है ऑल जीरो प्रॉपर्टी। इसमें कहता है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम आर जीरो देन द डिटरमिनेंट इज जीरो। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी रो या कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट का जीरो हो तो उसका वैल्यू जीरो होता है। जैसे कि हमारे पास है 0 0 सी डी, तो ये पूरा रो ही जीरो है तो इसका वैल्यू भी जीरो होगा। और अगर कोई इस प्रकार है 0 0 सी डी, तो ये पूरा का पूरा कॉलम ही जीरो है, इसका भी वैल्यू जीरो होगा। यही है हमारा ऑल जीरो प्रॉपर्टी। फिर है हमारे पास रिपीटेशन प्रॉपर्टी और प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर हमारा कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। जैसे कि अगर हमारे पास ए बी एक रो है और ए बी सेकंड रो है, दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए इसका वैल्यू भी जीरो होगा। इसी प्रकार अगर हमारे पास कॉलम है ए बी और दूसरा कॉलम है ए बी, ये दोनों कॉलम आपस में आइडेंटिकल हैं, इसलिए इसका वैल्यू भी जीरो होगा। यह है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी। फिर है स्विचिंग प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम आपस में चेंज कर जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास है ए बी सी डी, अगर हम लोग इसे इस तरह से चेंज करके लिखें बी डी ए सी, तो दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू तो सेम होगा पर साइन चेंज कर जाएगा। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव होगा और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निगेटिव होगा। तो यह है हमारा स्विचिंग प्रॉपर्टी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर प्रॉपर्टी। स्केलर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वैल्यू भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास अगर एक डिटरमिनेंट है ए बी सी डी और अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें के ए के बी और सी डी, तो हमारे पास जो वैल्यू होगा वो भी के का मल्टीपल होगा। ये हमारे डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रॉपर्टी। अब हमारे पास है सम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है जिसमें a प्लस बी वन, a2 प्लस बी2 और a3 प्लस बी3 है, तो ये दो डिटरमिनेंट में तोड़ा जा सकता है। जैसे कि a1 a2 a3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 प्लस b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3। तो यह है हमारा सम प्रॉपर्टी। फिर है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। इस प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर कोई रो को k से मल्टीप्लाई, मतलब कि कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए और फिर उसे किसी रो में ऐड किया जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता। हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज करने वाले हैं।
तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हमारे पास है A1, A2, A3, B, फिर हमारे पास है B1, B2, B3 और फिर इस कॉलम को हम लोग k से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फर्स्ट रो से अगर हम ऐड कर दें तो फिर इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो चेंज नहीं करेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। जब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये और भी आपको क्लियर होगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का डायगोनल वैल्यू के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उन सब जीरो हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल। कहने का मतलब है कि ये डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सब जीरो हैं। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा A1 इंटू B2 इंटू C3। इसी प्रकार इस डिटर्मिनेंट में जो अपर ट्रायंगल है वो है जीरो, तो इसका भी वैल्यू होगा A1 इंटू B2 इंटू C3। तो ये हमारे पास 8 प्रॉपर्टी थे डिटर्मिनेंट का जो कि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इसके एप्लीकेशंस को। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।